Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do the revision of our third chapter, that is the accounting principles. तो accounting principles आए हमारे पास, तो वो क्या थे, क्यों लेके आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमने फर्दर डिवाइड किए थे इनटू अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो ये सब क्या है जो हमने ये चैप्टर किया है. आज हम इसी चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटेंसी में एक प्रॉपर थ्योरी होती है, जैसे हम यहाँ पे भी कर रहे हैं. हमारे पास फर्स्ट 5 चैप्टर्स थ्योरी के हैं. तो इसी थ्योरी में हमारे पास कई तरह के कंसेप्ट्स आते हैं, कन्वेंशंस आती हैं, अजम्पशंस आती हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, राइट. तो ये सभी क्या है, ये सभी अकाउंट्स की एक थ्योरी है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने अपने अकाउंट्स में कैसे एंट्रीज को पोस्ट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे बुक्स को मेंटेन करना है, हाउ वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग इन अवर अकाउंटेंसी, राइट. तो हमारे पास जब हम ये सभी कुछ यूज़ करते थे, हम बहुत सारे कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, अजम्पशन यूज़ करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें अकाउंटेंसी में अपने बिजनेस को कैसे रिकॉर्ड करना है. तो ये हमारे लिए एक गाइड है, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने बिज़नेस को किस बेसिस पे क्या अज्यूम करके अपने बिज़नेस को चला रहे हैं. तो सबसे पहले इन्हीं हमारी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, हमने किया, हम अपने बिज़नेस में आने वाली सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, राइट. एंड तक जब हम अपना सारा प्रोसेस कर लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है अकाउंटेंसी की, और वही इन्फॉर्मेशन हमें अपने फाइनेंशियल यूज़र्स तक पहुंचानी है. तो वी हैव टू मेक इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन बनानी है जो हमारे फाइनेंशियल यूज़र्स तक पहुंच सके और एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बताए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करे. तो हमारी बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड सभी जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उसे फॉलो करते हैं. ठीक है, वो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जिससे हमें पता लगता है, यानी कि गैप, ये हमारे पास कुछ जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. की जर्नली एक्सेप्टेड कुछ प्रिंसिपल्स थे जो अकाउंटेंट्स फॉलो करते थे, और उन्हें पता चलता था कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी. तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आए, फिर हमने इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आए, जिनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया इनटू कंसेप्ट्स एज वेल एज कन्वेंशंस. तो उसको डिवाइड इसलिए किया, ये कंसेप्ट कन्वेंशंस इसलिए लाए क्योंकि हमारे पास हमारी यूजेज, हम बार बार जब बुक्स बना रहे हैं तो हमारे पास यूज़ करके बुक्स को बना के, या फिर बार बार बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करके, या हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि हमने इतनी बार रिकॉर्ड कर लिया, या फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमें पता चल रहा है, हमें अपनी बुक्स को देख के पता चल रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है. तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर, जैसे हमने किया, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम का पता चल जाता है कि वो काम कैसे करना है. तो उसी काम को हम जब फिर रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि आगे फर्दर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो वैसे ही करना है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम भी ये सिचुएशन आई थी और इस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट किया था और मेरा काम बन गया था. तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में है, तो हम उन्हीं सिचुएशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको नेम करते हैं एज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हमारे पास फीचर्स थे, तो हमने किए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमेशा एक रूल का एक सेट है, वो एक रूल का सेट होता है. वहाँ पे हमें रूल्स बता दिए जाते हैं कि कैसे क्या काम करना है, राइट. सेकंड क्या है, इस फीचर का मतलब क्या है, ये हमेशा ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं, ये मैन मेड होते हैं, इन्हें कोई
इन्हें कोई साइंस में नहीं, लेबॉर्ट्री में नहीं टेस्ट किया जाता है। दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं, उनके बेसिस पे हम इन्हें लिखते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ न्यू आ गई तो ये भी चेंज हो गए, कुछ भी नया आया हमारे बिजनेस में तो उनके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। देन जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं। वो हमेशा जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अकाउंटेंट्स इसे एक्सेप्ट करते हैं और इन्हीं की बेसिस में हमारी बुक्स जो हैं वो बनती हैं। तो अब हमने किया कि यहाँ पे हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रूल्स हैं, मैन मेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जर्नली एक्सेप्टेड हैं, यानी कि ये एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे अकाउंटेंट को हेल्प करता है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, हाउ टू मेक द बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्या थी, हम लेके ही क्यों आए, वाई देयर इज़ अ नीड टू रिकॉर्ड सच, हमें क्या ज़रूरत है ये करने की, क्यों लिख रहे हैं हम, वाई? तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें कई यूज़र्स तक पहुंचानी है। तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रूरी है कि वो हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल और कंपेरेबल हो, रिलायबल और कंपेरेबल हो, यानी कि ये ट्रस्ट वर्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, इनको देख के हर कोई यकीन कर सके जो इसमें रिकॉर्ड्स हमने बताए हैं एवरीबडी कैन एक्सेप्ट इट। तो इन्हें कंपेरेबल बनाने के लिए, इन्हें दूसरी फर्म के साथ मैचिंग करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस होने चाहिए जो सभी इक्वली फॉलो कर रहे हैं। सपोज़ हम अपनी मर्ज़ी से एक एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई और फर्म अपनी एसेट को किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर रही है, तो हमें उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंपैरेबल बनाने के लिए हमें एक बुक बनानी पड़ेगी जिसमें हम बोलेंगे कि हमें एसेट को हमेशा ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। अगर एवरीबडी विल बी फॉलोइंग द सेम मेथड तो हम अपनी बुक्स को दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आए। तो प्रिंसिपल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सेकेंड पार्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड सेकेंड पार्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब कुछ अजम्पशंस। कंसेप्ट का क्या मतलब है? अज्यूम किया हुआ, हमने हमारी मानी हुई कुछ बातें ऐसी, हम कहते हैं ना मैंने अज्यूम किया है, हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है तो ये सिचुएशन ठीक हो जाती है। कुछ हमारी अजम्पशंस हैं। तो अगर हमें अपनी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो बहुत मीनिंगफुल बनानी है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हमारे अकाउंटेंट्स को कई कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। कंसेप्ट्स मीन्स कई अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही वैलिड बने। तो हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर अजम्पशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग है वो ये 3 मेन अजम्पशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 मेन अजम्पशंस है। तो सबसे पहले अजम्पशन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फर्स्ट अजम्पशन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमेशा चलता रहता है, इसकी कभी डेथ नहीं होती। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन बिज़नेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। हम इसी बेसिस पे अपने बुक्स में सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? तो बिज़नेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स कि बिज़नेस हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहता है। इन दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन भी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा,
तो हम क्या करते हैं, हमारे एसेट्स को भी उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उनकी मार्केट में जो करंट वैल्यू है। इसीलिए ये हमारे बिज़नेस की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि हम मार्केट में जो करंट जो चल रहा है हम उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहे, और हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो 10 साल पहले हो चुकी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने एक एसेट परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ की, 10 साल पहले 1 लाख की थी, आज उसी मशीनरी की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है। लेकिन एक मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की मैंने 2009 में खरीदी थी, आज उसी मशीनरी की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है इन 2020। तो हमारे बुक्स में हमेशा इनको रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट पे एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है और इस फिगर को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये हमारे बिजनेस की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है, राइट। देन सेकेंड अजम्पशन इसमें है कि कंसिस्टेंसी मीन्स जो एक बार हमने फॉर्मूला अपना लिया, जैसे एक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास कई मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स, ABCD कई मेथड्स हैं, राइट। हमारा दिल किया किसी साल में हमने ये वाला मेथड यूज़ कर लिया, अगले साल मेरा दिल किया मैंने ये मेथड यूज़ कर लिया, अगले साल मुझे लगा ये भी नहीं ठीक है, हम यही पे कर लेते हैं, फिर हमें लगा ये दोनों ही गलत है, हम तो ये करेंगे। ये क्या है? ऐसे तो हमारी बुक्स में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है, हमारी बुक्स में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि हर मेथड से डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें करेक्ट फिगर्स का नहीं पता चलेगा, हमें करेक्ट पोजीशन का नहीं पता चलेगा। तो हमारी बुक्स को करेक्ट वैल्यू पे बनाने के लिए हमारे पास जो भी मेथड है उन्हें कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। ये मतलब नहीं है कि ये जो कंसिस्टेंसी है कि एक बार मेथड यूज़ कर लिया तो कर लिया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हम ऐसे बिना नीड के ऐसे अपने मेथड्स को नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ तभी चेंज करेंगे, तभी ही अपनी बुक्स में ऐसे चेंजेस करेंगे जब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि हमारे बुक में ये चेंज लाना, ठीक है। तो हमारे इस मेथड को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी मेथड, यानी कि जो मेथड्स जो प्रिंसिपल हम इस साल यूज़ कर रहे हैं हम उन्हीं मेथड्स प्रिंसिपल को नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करेंगे। सपोज़ आज मैंने A यूज़ किया तो आगे वाले सालों में भी मैं A को ही यूज़ करूँगी, इनमें से किसी को भी नहीं यूज़ करूँगी, यानी कि हमेशा हमारी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। डन। देन थर्ड कंसेप्ट हमारे पास है एक्रूअल कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट भी। एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस पे हम अपनी बिजनेस में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल का मतलब है हम अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि इसका मतलब है हम अपने बिजनेस में हर होने वाली इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो इनकम रिसीव हुई है या अभी होनी बाकी है। ऐसे ही हम अपने बिजनेस में सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो खर्चा हो गया है या अभी नहीं उसकी पेमेंट की, लेकिन हमें पता है कि हमें इस मंथ सपोज रेंट पे करना है, तो हम उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं इवन दो वी हैवंट पेड फॉर दैट टिल नाउ। तो हमारी बुक्स में इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बुक्स में सभी आइटम्स को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब कैश बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड करते। कैश बेसिस में क्या है, जब कैश से कैश आएगा या कैश जाएगा तभी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि हम अपनी बुक्स में एंट्रीज को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्ड करेंगे जब कैश आया हो या ना आया हो, लेकिन एंट्री है कैश की, मतलब कैश आएगा तो वी विल रिकॉर्ड, अगर आ भी गया तो भी रिकॉर्ड, कैश पे करना है चाहे अगर नहीं किया तो भी रिकॉर्ड। तो हम एक्रूअल बेसिस पे अपनी एंट्रीज को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमें अपनी इस मेथड को यूज़ करके अपने बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट प्रॉफिट्स का पता चलता है। डन। तो ये हमारे पास
द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर्स में एक तो थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है, फिर हमने क्या किया है कि क्या फीचर्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम ये प्रिंसिपल्स लाए ही क्यों हैं, व्हाट इज़ द नीड। तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम अगर लेके भी आए हैं तो हमने उनको भी फर्दर डिवाइड किया है कंसेप्ट और कन्वेंशन में। तो कंसेप्ट यानी कि अजम्पशन, और अजम्पशंस में भी हमारे पास 3 ऐसी अजम्पशन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 1 के अकॉर्डिंग, दैट इज़ गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। डन। सो हमारे पास इस चैप्टर में ये 9 और ये 3 टर्म्स रह गई हैं। इन टर्म्स को हम कल पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम अपने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपकी ही फैसिलिटी है, आप अपने चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, the revision, quick revision of this chapter. See you tomorrow. Thank you.